हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़ से है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इनका 4 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया क्योंकि अभी इसमें 9 दिन बाकी थे और अभी तक उत्तराखंड में केवल नारायण दत्त तिवारी हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, और अभी तक कोई भी वहां का मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 को राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने जो वहाँ की गवर्नर हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है और जब तक अगला मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता तब तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। 4 दिन की सियासी उठापटक के बाद आखिरकार मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली से लौटने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शाम 4:15 बजे उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्य में नए मुख्यमंत्री के पद भार ग्रहण करने तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया है। नया नेता चुने जाने के लिए भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुधवार को देहरादून में होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है वो फेनी नदी पर किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैत्री सेतु का यानी कि एक नए रिश्तों का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु के साथ ही त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन के बाद मोदी ने केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार यानी डबल इंजन सरकार होने के फायदे गिनाए और कहा कि 3 वर्षों में आपसी संपर्क से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में त्रिपुरा में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। पूर्वोत्तर का यह राज्य पिछले सरकारों के 30 वर्ष और पिछले 3 वर्षों की डबल इंजन सरकार के बीच अंतर को महसूस कर सकता है। मोदी ने कहा कि 2017 में त्रिपुरा की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर डबल इंजन की सरकार बनाई। आज यह पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती वामपंथी शासन में त्रिपुरा में जहां कमीशन और भ्रष्टाचार के बिना काम होना मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभों के बैंक खाते जो सरकारी लाभ जो होता है वो सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। नेक्स्ट है कि भारत को फिर विश्व गुरु बनाएगी नई शिक्षा नीति। देखिए, जो नई एनईपी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कौन कौन से स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे उसका भरोसा रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और देश एक बार फिर विश्व गुरु बन जाएगा। निशंक ने कहा कि यह नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समावेशी और अभिनव, प्रभावशाली और परस्पर संवादात्मक तो है ही, इसे निष्पक्षता, गुणवत्ता और पहुंच की मजबूत आधारशिला पर तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री यहां एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज मैनेजमेंट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। इसके लिए 33 करोड़ छात्रों, 1.1 करोड़ माता पिता और शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। उनके विकास को, उनके परामर्श को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ की कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर चर्चा को लेकर ब्रिटेन को एक तरीके से भारत ने फटकारा है। एक तरफ जहां वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सरकार के तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं और अब वही उनकी संसद में इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि ये सही है या नहीं, तो इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी सरकार भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने की कस्में खा रही है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद में भारत सरकार की कृषि सुधार कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर चर्चा आयोजित की जा रही है।
सोमवार को हुई इस चर्चा में वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर कृषि सुधार को भारत का आंतरिक मामला करार दिया, लेकिन भारत सरकार ने एक विदेशी संसद में हुई चर्चा की आड़ में भारतीय लोकतंत्र व यहां प्रेस अभिव्यक्ति संबंधी मुद्दों को उठाने की कड़ी निंदा की है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया जारी करते हुए इस चर्चा को एक तरफा, दुर्भाग्यपूर्ण और सत्य से परे बताया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त एलेक्स एलिस को तलब किया और ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा पर गहरी नाराजगी जताई है। नेक्स्ट बिजनेस पेज है। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है एसेट मैनेजमेंट के बुनियादी ढांचे के विकास की रणनीति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एसेट मैनेजमेंट सिर्फ फंड जुटाने का एक मैकेनिज्म नहीं है, यह बुनियादी ढांचे के विकास को आगे ले जाने और उसके रखरखाव की संपूर्ण रणनीति है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक व निजी सहभागिता से ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। नीति आयोग की तरफ मंगलवार को इस संबंध में आयोजित राष्ट्रीय वर्कशॉप की अध्यक्षता करते हुए सीतारमण ने कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन सरकार और निवेशकों के लिए मूल्यों के सृजन के सिद्धांत पर आधारित है। सरकार का बुनियादी ढांचे का विकास करना है जो राज्यों के सहयोग से संभव हो पाएगा। राज्यों की सहभागिता के बिना बुनियादी सुविधाओं का न तो समग्र विकास हो सकता है और न ही वह असरदार साबित हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल। पिछले 5 साल अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1.75 लाख मेगावाट बिजली बनाने का सरकार का लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा है। सरकार को अगर यह लक्ष्य हासिल करना है तो देश के बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा होने वाली बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा 10% से बढ़ाकर 16 से 18% कर लेनी होगी। यह बात प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर जारी अपनी रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019 और 20 में भी नवीकरणीय ऊर्जा का निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। 2 वर्षों के दौरान लक्ष्य हासिल नहीं होने के बावजूद अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो सौर और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सालाना 20% का इजाफा हुआ है। हालांकि इस रफ्तार से भी 1.75 लाख मेगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल है। मूडीज ने यह आकलन 11,462 मेगावाट क्षमता की 176 परियोजनाओं का अध्ययन करने के बाद किया है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि कोलाहल में ओझल बेहतरीन कदम, और ये लिखा है भाजपा के लोकसभा सदस्य वरुण गांधी द्वारा। कृषि कानून के विरोध में पिछले कुछ समय से जारी चंद किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच कई अहम तथ्य पीछे छूट गए हैं। उन पर अगर गौर करने से वास्तु स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इस कड़ी में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश केंद्र में हालिया बजट में भी दृष्टि डाली जाए। कृषि के लिए 1.23 यानी कि 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसकी तुलना में 2018-19 में यह आवंटन 57,600 करोड़ रुपए का था। वह भी पूर्ववर्ती स्प्रंग सरकार के 2013-14 के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे जुनून से प्रेरित सरकार शोर शराबे से दूर किसानों के उत्थान के लिए मदद का दायरा बढ़ा रही है। कृषि इनपुट के मोर्चे पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के असर को समझे। यह योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराना था, साथ ही पानी के इस्तेमाल की समग्र क्षमता में सुधार भी करना था। इसके लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जैसा प्रेरक नारा दिया गया था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में इसके लिए मिशन निदेशालय गठित किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का जोखिम कम करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें किसान के लिए बहुत कम प्रीमियम भुगतान यानी फसल के अनुसार तकरीबन 1 से 1.5 से 2% तय किया गया है। इसके चलते खरीफ फसल के लिए बीमा कवरेज में 2.72 करोड़ हेक्टेयर से 3.75 करोड़ हेक्टेयर की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऐसी ही बढ़ोतरी समग्र बीमा राशि में भी हुई है। फसल की अच्छी कीमत दिखाने के लिए मोदी सरकार ने ई नाम
यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना के माध्यम से कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे तैयार किया है। इसके जरिए खरीदार देश की किसी भी मंडी से कोई भी कृषि उपज खरीद सकते हैं। नए कृषि कानून के विरोध प्रदर्शनों पर बहुत अखबारी स्याही खर्च की गई है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को मदद के लिए जो काम किया है शायद ही उस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। काम के इतने व्यापक दायरे को देखते हुए इस विषय पर किसी भी सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है। हालांकि विचारशील लोगों को उन बेहतरीन सुधारों और कदमों पर गौर करना चाहिए जो सरकार भारत के कृषि क्षेत्र में पटरी पर लाने के लिए कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब किसानों की जरूरतों से परिचित है और यह सुनिश्चित करने की गहराई से कोशिश कर रही है कि अगले दशक तक उनकी आमदनी बढ़ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि नसीहत देने की लाइलाज बीमारी, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान ने। भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसे नीचा दिखाने की बेवजह नसीहत देने का भी काम तेज हो रहा है। इस काम में विभिन्न पश्चिमी देश, उनकी संस्थाएं और उनका मीडिया भी शामिल है। कोरोना संक्रमण का कहर टूटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक बड़े हिस्से का मानना था कि भारत में लाशों का ढेर लग जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो यही मीडिया इस पर हैरानी जताने लगा कि आखिर बड़ी आबादी वाले देश में इतना कम लोग कैसे मरे। अमेरिकी सरकार के पैसे के चलते वाले फ्रीडम हाउस पैसे से चलने वाले फ्रीडम हाउस ने भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र देश की श्रेणी में रख दिया है। भारत को 100 में से 67 अंक दिए गए हैं। 71 अंक होते तो भारत का स्वतंत्र देश का दर्जा बरकरार रहता। स्वतंत्र देश के दर्जे से मतलब है कि ऐसा देश जहां लोगों को पर्याप्त राजनीतिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो और जहां विभिन्न संस्थाएं भी स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। निसंदेह भारत में सब कुछ ठीक नहीं है और कई क्षेत्रों में सुधार की सख्त जरूरत है, लेकिन उसे उस पाकिस्तान के समक्ष रखना शरारत के अलावा और कुछ नहीं, जहां का शासन सेना चलाती है और जहां अल्पसंख्यक संवैधानिक तौर पर दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ऐसा लगता है कि फ्रीडम हाउस वाले भारत का दर्जा टालने पर तुले थे, क्योंकि इस आधार पर भी अंकों में कटौती की गई कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए और एमनेस्टी इंटरनेशनल सरीखे संदिग्ध इरादों वाले संगठन या फिर ऐसे ही अन्य गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे का मनमाना इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। आगे भी किसी न किसी बहाने भारत को यह बताया जाएगा कि उसने यहाँ यह गड़बड़ी करी है, ये कमी है उनकी योजना में। कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह स्वीकार नहीं कि कमियों को इंगित करने के नाम पर देश विशेष के प्रति दुर्भावना का प्रदर्शन किया जाए। पश्चिमी देशों की कथित स्वतंत्र संस्थानों से ज़्यादा वहाँ का मीडिया भारत के प्रति दुर्भावना से भरा है। कई बार तो यह दुर्भावना नस्ली रंगत लिए दिखती है। यह सिलसिला तब तक कायम रहने वाला है जब तक भारत में भी ऐसी संस्थाएं और समूह सक्रिय नहीं होते जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि की कमियों को रेखांकित करने का काम करें। नेक्स्ट आर्टिकल है उत्तराखंड में परिवर्तन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक उस समय त्यागपत्र दे दिया जब उनकी सरकार 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने वाली थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष पहले यह पाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर 4 साल तक उनके कामकाज का आकलन क्यों नहीं किया जा सका। क्या यह मान लिया जाए कि नए मुख्यमंत्री 1 वर्ष में उन सब कारणों का निवारण करने में सक्षम हो जाएंगे जिनके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया है? इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, भाजपा नेतृत्व के लिए यह स्पष्ट करना कठिन होगा कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे तो फिर समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जा सकता। आखिर भाजपा नेतृत्व उचित आदेश निर्देश देकर या फिर राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करके रावत को यह नसीहत क्यों नहीं दे सके कि वह अपने कामकाज की शैली ठीक करें। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और उसका केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के अपने नेतृत्व के तौर तरीकों से ना तो अनभिज्ञ हो सकता है और ना ही यह कहा जा सकता है कि वह दखल देने की स्थिति में नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज, जहां पृथ्वी शाह ने
धोनी और कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के बाहर चल रहे युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में रन उगल रहा है। मुंबई के कप्तान पृथ्वी ने सौराष्ट्र के खिलाफ मंगलवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाबाद 185 रन की पारी खेली और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का लिस्ट ए क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक निजी स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड दिखाए गए हैं। इन्होंने बनाए हैं 185 और महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए हैं 183 और विराट कोहली ने 183। तो ये आज का यानी 10 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।